अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी ख़तरनाक कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले ये एक ईमेल आई है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मेरी एक सनातनी बहन है, उन्होंने भेजी है कि हेलो आरिफ भाई, आई एम योर रेगुलर लिसनर, आई एम लिसनिंग टू यू सिंस योर फेसबुक टाइम एंड आई एडमायर योर करेज एंड कन्विक्शन टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा है कि देखें, मैं भी एक सनातनी हूँ और मैं सनातनी अम्ब्रेला में ज़िंदगी को बेहतर महसूस करती हूँ, लेकिन हमने कभी किसी के ऊपर अपने सनातनी कल्चर इम्पोज नहीं किए। मैं आपके प्रेजेंटेशन को हर तरह से पसंद करती हूँ और क्योंकि आप सच बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप मोदी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सनातन में व्यक्ति पूजा नहीं करते। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मोदी जी सनातन के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, सनातन की इंडिया में प्रोटेक्शन के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, उल्टा अब्राहमिक रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। तो आपके कई फॉलोअर हैं, उसमें अगर किसी एक की बात तो ऐसे आ जाए तो आप ज़ाहिर है नहीं वो करेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप मोदी के हवाले से ज़रा एहतियात करें। और अब मैंने सुना है कि मोदी जी पाकिस्तान को मदद करने पे तैयार हो गए हैं और पाकिस्तान को इमदादी सामान भी भेजना चाह रहे हैं। देखें, मेरी बहन भी और दूसरे जितने लोग भी हैं, मैं मोदी जी को कभी भी मैंने नहीं कहा कि वो सनातन के लिए काम करते हैं। वो भारत देश के लिए काम करते हैं और उसके मैं आर्ग्यूमेंट देता रहता हूँ। रोड डेवलपमेंट्स हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, डिफेंस प्रोडक्ट्स भारत में बनाया जा रहा है। भारत की तरक्की की कोई मिसाल आप छोड़ दें, ये भारत के बारे में है। मैं कहीं नहीं कहता कि मोदी जी सनातन के लिए ही काम करते हैं। मोदी जी भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए काम करते हैं। योगी जी का भी यही है। इवन मैं जब यूपी में आया था तो मुझे वहाँ पे कई लोगों से पता चला था कि योगी जी अगर कहीं घर बना रहे हैं सरकारी, तो उसमें मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा तादाद में घर मिले हैं। तो योगी जी मोदी जी के जो पॉलिसीज़ हैं उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को होता है, इसमें कोई शक नहीं। आप ये भी देखते हैं कि सिखों के गुरुओं के दिन पे मोदी जी गुरुद्वारा भी जाते हैं और बिल्कुल सिखों को भी वो करते हैं। तो ये एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री ये अच्छा ही कर रहे हैं ना कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। वो सनातन के हवाले से, चूँकि वो खुद हिंदू हैं, तो वो बिल्कुल उसके हवाले से भी काम करेंगे। जिस तरह दूसरों के लिए करते हैं उस तरह करते हैं, कोई स्पेशल फेवर नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं मोदी जी की तारीफ़ करता हूँ कि भारत की इंटरनेशनल रिकॉग्निंग में मोदी जी ने बड़ा किरदार अदा किया, भारत को एक इंटरनेशनल प्लेयर रिकॉग्नाइज कराया है। इसके अलावा डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। भारत की पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं मोदी जी की तारीफ़ करता हूँ। और रहा सवाल पाकिस्तान की मदद करने का, तो मैं कल तुफैल चतुर्वेदी जी के चैनल पे था, वहाँ पे भी ये सवाल हुआ था। तो मैंने यही कहा था कि आप पाकिस्तान को जितना भी दूध पिलाओगे वो आपको ही डसेगा। मैंने उसमें साफ कहा था कि मरते हैं तो सालों को मरने दो, आप इसको मदद नहीं करो, क्योंकि वो आपके खिलाफ ही यूज़ होगी। क्योंकि दुनिया ने जो सैलाब के उसमें पाकिस्तान को मदद की थी, गंदम, दालें, आटा और दूसरी चीज़ें भेजी थी, चावल, कंबल, टेंट, ये सब चीज़ें, वो गोडाउनों में बंद हैं, किसी को मिली नहीं। और मैं पिछले बार आपको वो वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ जिसमें वो यूएसएड की बोरियां जिस पे लिखा हुआ है नोट फॉर सेल, वो दुकानों पे, गोडाउनों में पड़ी और दुकानों पे किलो के हिसाब से निकाल निकाल के बेच रहे हैं। तो आप पाकिस्तान की मदद करोगे तो वो पाकिस्तान के आदमियों को नहीं मिलेगी, वो सीधी जाएगी आईएसआई के पास और आईएसआई कहेगी थैंक यू वेरी मच मोदी जी, हमें आपने इतना दे दिया है
कि अब हम 200 और टेररिस्ट तैयार करके आपके पास भेज रहे हैं। तो बिल्कुल मदद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी है कहीं पे भी कि भारत पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है। यहाँ पे जिनीवा में आप देख लें किस तरह घमासान हो रहा है। वहाँ पे अमेरिका में बिलावल भुट्टो ने औरतों के उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें कश्मीर लेके आ गया। औरतों के ऊपर हो रही है, उसमें कश्मीर इशू को लेके आ गया। तो आप पाकिस्तान को क्यों मदद करोगे? कोई ज़रूरत नहीं। ये दसेंगे, आपका पैसा आपके खिलाफ ही यूज होगा, तो डोंट डू इट। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान का जो रुपया है, कर्जा है ना, वो 55 ट्रिलियन रुपया हो गया है जनवरी तक। और इसमें खाली दिसंबर में 3.94 ट्रिलियन दिसंबर अकेले महीने में इजाफा हुआ है। और टोटल पाकिस्तान का जो कर्जा बढ़ा है ना, वो इस पूरे पीरियड में 7.2 ट्रिलियन रुपए का कर्जा ये पिछले 6 महीने में बढ़ा है। और पाकिस्तान का ये कर्जा बढ़ने की मेन वजह है कि पाकिस्तान ने डॉलर को खुला छोड़ा। जब तक डॉलर को बांधा हुआ था तो वो फर्क पड़ा था। अब 204 था पिछले साल की बिगिन में डॉलर, इस वक्त 284 है। 80 रुपए का फर्क पड़ा है पर डॉलर। तो आपका कर्जा तो डॉलरों में है ना, तो वो फिर 80 रुपया पर $1, तो 100 बिलियन डॉलर पे 8000 बिलियन रुपया कर्जा बढ़ता है, खाली ये रेट के फर्क होने से। तो पाकिस्तान का 55 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है जो पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान ने IMF को रिक्वेस्ट की है कि आप अल्लाह के वास्ते हमें 1.2 बिलियन दे दें। देखें, हमने चाइना से भी 2 बिलियन मार लिए हैं और चाइना को 2 बिलियन सेफ डिपॉजिट की भी रोल ओवर की रिक्वेस्ट की है। सऊदी अरब से भी जवाब आ जाएगा, इमारात भी दे देगा, लेकिन आप तो अब हामी भर लें, आप तो हमारे हाथ पकड़ें। और हम चाहते हैं कि जून के महीने तक पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं ना, वो 10 बिलियन तक पहुंच जाएं। और इसमें सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आप ही हमारे माई बाप हो, अल्लाह के वास्ते हमें दे दो। और बात निकली है अब पॉलिटिक्स की, तो पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के बिजनेसमैनों से मुलाकात की है। ये आपको दुनिया की किसी डेमोक्रेसी में नहीं मिलेगा कि आर्मी चीफ बिजनेसमैनों से मिल रहा है। तो और ये मिलते रहते हैं, बाजवा भी मिलता रहता था। तो बिजनेसमैनों ने आर्मी चीफ को कहा कि पाकिस्तान तो अब डूब रहा है, पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और आगे आप किस तरह, हम बिजनेसमैन अब कैसे चीज़ों को चलाएं, और हमारी तो इंडस्ट्रियां ठप हो गई हैं। तो जनरल आसिम मुनीर, आपको पता है, हाफिज़ कुरान हैं। तो अल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह शुरू हो गए कुरानी आयतों से। उनका पाकिस्तान में हर चीज़ का हल फ़ौरन इस्लाम के नाम पे हर एक का मुंह बंद कर देते हैं। वो कुरानी आयतें पढ़ पढ़ के मिसालें देने लगा, और साथ में उर्दू में तर्जुमा भी बताता रहा कि देखो अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह ने ये कहा है। साले अपने जनरलों को कुछ बोलते नहीं, जो रोज़ शाम को क्लबों में बैठ के शराबें पी रहे होते हैं, जो DHA की अय्याश लाइफ गुजार रहे हैं, उनको कुरानी आयत नहीं बताते। सादा जिंदगी आम आदमी के लिए रह गई है, इनकी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं होती। तो उनको कुरानी आयतें और ये नबी पाक की ज़िंदगी देखें और ये देखें, और इंशाल्लाह फ़तह कामरानी हमारी होगी। हम मुसलमानों को अल्लाह ने वादा किया है कि हम पे मुश्किलात आती हैं, लेकिन वक्ती तौर पे होती हैं। अजीज़ दोस्तों, मरीम नवाज़ ने ये कहा था कि फैज़ हमीद का कई दिन से कह रही हैं
कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी तो उसके खिलाफ अदालतों से सारे फैसले फैज़ हमीद करवाता था, और हमारी हुकूमत फैज़ हमीद ने गिरवाई, और इमरान खान को लाने वाला फैज़ हमीद है। तो फैज़ हमीद ने जर्नलिस्ट कामरान खान को मैसेज किया कि मैं तो उस वक्त मेजर जनरल था। आप क्या समझते हैं, एक मेजर जनरल इतना पावरफुल होता है कि एक पूरी गवर्नमेंट गिरा दे? जो फैसले होते हैं वो आर्मी चीफ करता है, और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को अदालतों ने ख़त्म किया था। अभी से एक मैसेज में आप देख लें कि जो फैसला होता है आर्मी चीफ करता है, यानी बाजवा था, और ये इसमें शामिल थे सारे। दूसरा, अदालतें ने गिराई, यानी अदालतों को तुम यूज़ करते हो। अब अदालतें उस वक्त जो थी ना, चीफ जस्टिस जो था वो साकिब निसार था, और साकिब निसार जैसा हरामी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम ही आए हैं। इसने, आपको याद होगा, मैं इसकी एक वीडियो पूरी बना चुका हूं कि डैम फंड शुरू किया था कि पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए, और फिर सबको डैम फुल बना के चला गया। बिलियंस ऑफ रुपीस डैम फंड में जमा हुए थे, और फिर जब इसकी रिटायरमेंट हुई, रिटायरमेंट के 2 महीने बाद इसकी बेटी या बेटे की शादी थी इंग्लैंड में, लेविश, मतलब अरबों रुपए में, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपए की शादी, और इसकी फैमिली लेविश लाइफ गुजार रही है, बीवी बच्चे ये सब, और अय्याशियां कर रहा है। अब जब ये पीडीएम की सरकार आई, तो क्योंकि इमरान खान को तो लाने वाला ही वही था, तो इमरान खान तो उसके बारे में कुछ करेगा नहीं। पीडीएम की सरकार आई, उसने आते ही डैम फंड का अकाउंटेबिलिटी शुरू की। तो पता चला, मुझे सही से फिगर याद नहीं, मैंने उस वक्त वीडियो में बताए थे कि एक मिसाल है, अगर 10 अरब रुपया जमा हुए थे डैम फंड में, तो 13 अरब रुपया उस डैम फंड की पब्लिसिटी में लगा दिए थे। जितने जमा हुए इससे 3 अरब ज्यादा, ऐसा ही कुछ फिगर था। ये घपलों की इंतहा है। तो साकिब निसार से अभी किसी ने पूछा ये सारी चीज़ों पे इमरान खान के हवाले से, तो उसने कहा मैंने इमरान खान को मुकम्मल सादिक और अमीन नहीं कहा था। पाकिस्तान के आइन में है कि इलेक्शन में वही हिस्सा ले सकता है जो सादिक और अमीन हो। सादिक मतलब ऑनेस्ट और अमीन मतलब ट्रस्टवर्दी। तो सादिक और अमीन इमरान खान को मैंने मुकम्मल नहीं करार दिया था। तो अब इमरान खान सादिक और अमीन तो नहीं हो सकता ना यार। तो अब ये पलटियां खा रहा है। तो अब पाकिस्तान के न्यूज़ एनालिस्ट ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सादिक का, फिर ये साकिब निसार का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए कि उसने क्यों नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई थी, और नवाज शरीफ की बेटी आज फैज़ हमीद और साकिब निसार और इन सब को टारगेट कर रही है, तो सही कर रही है फिर। तो अजीज दोस्तों, ये सूरत हाल है। रहा सवाल आर्मी का, तो आर्मी के तो रिटायर्ड लोगों को भी दिहाड़ियाँ लगती रहती हैं। जैसे कल मैंने वीडियो में बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल था, वो नैप का चेयरमैन बन गया। तो अब पाकिस्तान का यूक्रेन में एम्बेसडर घोषित किया है मेजर जनरल रिटायर्ड नादिर खान को। आधे एम्बेसडर ये रिटायर्ड जनरल होते हैं। सऊदी अरब में भी रिटायर्ड जनरल है, और उसको सऊदी अरब जैसी जगह दी है माल बनाने की, इसलिए दी है कि इसने कराची में रेंजर्स का डीजी था ये, जब एमक्यूएम के सरकारी ग्रुप बनाए गए थे और अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लगी थी 2016 में। तो इस हरामी ने सारे ऑपरेशन किए थे कराची में मुहाजिरों के खिलाफ। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सूरत हाल है। मैं बलूचिस्तान के हवाले से 2 प्रेस रिलीज आई हैं, वो बता दूं कि एक तो इन्होंने कहा है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कि केच के इलाके धनदार में एफसी के कैंप पे 7 मार्च को रॉकेटों से और भारी हथियारों से हमला किया। रॉकेट के गोले कैंप के अंदर जा गिरे, जिससे बेशुमार फौजी मर गए और पूरा कैंप तबाह हो गया। और दूसरा इनका है कि 7 मार्च को ही पंजगोर के इलाके बालगतर में रात 9 बजे फौजी कैंप पे 4 A1 के गोले फायर किए जो कैंप में लगे, और दुश्मनों का भारी जानी व माली नुकसान हुआ।
तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान इज़ ऑन रिसीविंग एंड। अजीज़ दोस्तों, आखिर में मैं आपके पास आऊँगा पीटीआई के ऊपर जो ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो अजीज़ दोस्तों देखें, हुआ ये कि अदालत जाने के लिए इमरान खान की पुश्त में दर्द होता है, वो बैठ नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, टांग में दर्द हो रहा है, इसको 50 बीमारियां हैं। लेकिन आज वो इलेक्शन कैंपेन के लिए निकल रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया था कि आप इलेक्शन की तारीख का अनाउंस करें। तो उन्होंने 30 अप्रैल को पंजाब में, चूंकि पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, तो पंजाब के इलेक्शन 30 अप्रैल को कराने का ऐलान किया है। तो इमरान खान इलेक्शन कैंपेन के लिए, इनकी टांग भी चल रही है, इनका सब बवासीर भी खत्म हो गई। ऐसे में क्या हुआ कि आज ही यानी कल बुध के दिन औरत मार्च था। पाकिस्तान में हर साल औरत मार्च होता है, तो औरत मार्च की इजाज़त लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी। तो औरत मार्च वाले अदालत गए थे, तो अदालत ने इजाज़त दी कि आप उनको कैसे रोक सकते हैं मार्च करने से। तो ये औरतों का एक मार्च होता है। तो आज ये हुआ कि बुध के दिन सुबह लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन ने लाहौर में धारा 144 लगा दी कि 4 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। अब ऐसे में औरत मार्च वाले निकले तो उनके ऊपर पुलिस ने डंडे बरसाए औरतों के ऊपर। और दूसरी तरफ पीटीआई, तो आपको पता है जमान पार्क पे तो इन्होंने घेराव किया हुआ है इमरान खान के बॉडीगार्डों ने। तो आज फिर बलूचिस्तान से पुलिस आई, क्योंकि पंजाब पुलिस है ना, पंजाबी पंजाबी होता है, अपने भाई को नहीं मारेगा। पंजाब पुलिस पिछले 2 महीने से जमान पार्क जाती है इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, बगैर गिरफ्तार के वापस आ जाती है, क्योंकि सामने खड़े होते हैं इनके अपने पंजाबी पीटीआई के वर्कर। वो अपनी पंजाबी भाई को कैसे मारेंगे? वो केपीके में जाते हैं तो पश्तूनों के खून खराबा कर देते हैं, उनकी लाशों के अंबार लगा देते हैं। बलूचिस्तान में भी यही करते हैं, सिंध में भी यही करते हैं, लेकिन अपने भाइयों को पंजाब में। तो आज फिर बलूचिस्तान की पुलिस आई, पीटीआई के वर्कर्स ने हमला कर दिया, डंडों से मारा। ये प्रेस रिलीज पुलिस की है कि पुलिस के कई ऑफिसर और अहलकार शदीद जख्मी हुए। पीटीआई वर्कर्स ने डंडों से हमला कर दिया और पीटीआई वर्कर के तशद्दुद से 2 डीएसपी, 1 एसएचओ और 11 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। डीएसपी सब्जाजार, डीएसपी टाउनशिप पीटीआई के कारकुनों के तशद्दुद से जख्मी होने वालों में शामिल। पीटीआई के कारकुनों के तशद्दुद की वजह से एक पुलिस एहलकार की जिंदगी खतरे में है। जवाब में फिर पुलिस ने भी डंडे वंडे ही मारे, गोलियां वोलियां नहीं मारी और गिरफ्तारियां की। उसमें एक पीटीआई का वर्कर है अली बिलावल, वो मासूम पीटीआई का वर्कर कह रहे हैं इसको। उसकी वीडियोस मौजूद हैं कि मेरी लाश पे से तुम लोग जमान पार्क के अंदर घुसोगे। जो पुलिस को धमका रहा हो वो मासूम है, तो सोचा आम आदमी का ये क्या हाल करते होंगे पीटीआई के वर्कर्स। तो वो पीटीआई की तरफ से उधर चौकीदारी कर रहा था इमरान खान की, पुलिस उसको उठा के ले गई। अब वो कस्टडी में मर गया है। पीटीआई ने हंगामा मचाया हुआ है कि हमारे कारकुन को कस्टडी में मारा गया है। और इमरान खान ने ये कहा है कि पाकिस्तान को लोलेस पिट कहा है, लोलेस पिट। पिछले 72 घंटों में लोलेस पिट पाकिस्तान में ये हो रहा है। इमरान खान को टोटल मीडिया से बैन कर दिया गया। फैशिस्ट रेजिम ने बैन पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन लाहौर। मीडिया बैन इम्पोज्ड ऑन कवरेज ऑफ पीटीआई's रैली। पब्लिक को मारा जा रहा है सड़कों पे और उनको नुकसान भी हो रहा है, पब्लिक का जानी और माली नुकसान हो रहा है। और अब इन्होंने जमान पार्क के चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी काट दी है। हम दुनिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका नोटिस लें। इमरान खान, तुम वही कर रहे हो ना जो हम कह रहे थे।
तुम्हारे ऊपर तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 25,000 MQM के कारकुन मार दिए थे, 25,000। तो जाके अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था। आज तुम्हें पाकिस्तान को पिट कह लो, लोलेस पिट कह लो, फैशिस्ट रिजीम कह लो, आर्मी के और जनरलों के नाम ले लेके तुम बोलते हो, लेकिन आफ्टर ऑल पंजाबी हो ना तुम, इसलिए तुम्हारे खिलाफ कभी पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अरे हमारे साथ जो हुआ है हम जानते हैं, लाशें उठा उठा के हमारे लोग थक गए, कब्रिस्तान भर गए हमारी कारकुनों की लाशों से। और तुम कह रहे हो कि पाबंदी लगाई हुई है MQM पे, अल्ताफ हुसैन पे 2016 पे पाबंदी लगाई है। तुम्हारे ऊपर तो अभी 2 दिन हुए और तीसरे दिन देखना हट जाएगी पाबंदी, फौरन अदालत आ जाएगी रेस्क्यू करने। 2016 से अल्ताफ हुसैन के मीडिया कवरेज पे पाबंदी है। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जमान पार्क के चारों तरफ एक्टिविटी बंद की है, MQM के पूरे पाकिस्तान में सारे ऑफिस बुलडोज कर दिए, एक ऑफिस नहीं है। तुम बात करते हो, तुम्हारे साथ तो अभी 1% नहीं हुआ जो MQM के साथ हुआ, जो PTM के साथ हो रहा है, जो बलोचों के साथ हो रहा है। तुम बात करते हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, अभी तो जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। 74 केस हैं तुम्हारे ऊपर, अभी तक साला तुमको गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। या MQM के सारे MNA, सारे MPA बंद कर दिए थे बगैर किसी FIR के। तुम्हारे तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर सारे निकल गए 2 दिन में, 3 दिन में, 24 घंटे में खत्म, सबको बाहर निकाल दिया। और अंदर भी शहाना, कोई टॉर्चर नहीं, कोई कुछ नहीं। MQM के सारे वर्कर, सारे MNA, MPA, सेनेटर्स को उठा के 90 दिन के लिए बगैर किसी कानून के बंद कर दिया था। एक स्पेशल प्रोविजन डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 90 डेज प्रोविजनल ऑर्डर। 90 दिन कोई मिल नहीं सकता, कोई वकील नहीं मिल सकता। और जो भयानक इनके ऊपर टॉर्चर होता था, और सेक्सुअल टॉर्चर होता था, और फिर उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। तुम कंपेयर नहीं कर सकते अपनी सिचुएशन को। तुम तो एक गद्दार आदमी हो, एक सेल्फिश आदमी हो, एक अय्याश आदमी हो, तुम नशेई हो। तुम्हारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। जो MQM के साथ हुआ, जो PTM के साथ हुआ, जो बलोचों के साथ हुआ, वो अगर PTI के साथ हो ना, तो जस्टिफिकेशन भी है इसकी कि तुम लोग इस हद तक आगे बढ़ गए हो। चोर साला, एक कारकुन मर गया, हमारे 25,000 कारकुन मरे हैं। और तुम्हारे कारकुन की वीडियोस वायरल हैं, 1 2 नहीं कई। मेरी लाश पे से आगे गुजरेगी पुलिस। 1991 में एंड में कराची में एक मेजर कलीम किसी इलीगल चक्कर में आ गया, तो MQM के लड़कों ने उसको पकड़ के चमाट मार दी खाली। उसको उठा के ले गए, चमाट मारी और फिर छोड़ दिया। उस बात को आड़ बना के MQM के ऊपर 92 में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, और रोज के 25-30 कारकुनों की लाशें आती थीं, तोड़ लाशें आती थीं। 2 अगस्त 1995 MQM के 4 कारकुनों को अगवा किया गया, उनके घरों से टॉर्चर किया गया, उनकी बीवियों का उनके सामने रेप किया गया, और फिर उनको मार दिया, और उनकी लाशें फेंक दी कि ये पुलिस इनकाउंटर में मरे। ऐसे हजारों वाकयात हैं, सैकड़ों नहीं हजारों। 25,000 कारकुनों की लाशें हमने उठाई हैं। इमरान खान, तुम किस पाकिस्तान की बात करते हो? ये इंसानों का माशरा नहीं है, ये तुम जैसे दरिंदों ने इसको ऐसा बनाया है। तुम आर्मी के टट्टू। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट। One thing I would do is stop giving foreign aid to our enemies. We give $46 billion in foreign aid.
You're basically talking about $1 billion going to Iraq, who's basically dealing with the Iranians who are saying death to America. You're giving $2 billion to Pakistan, who are harboring terrorists trying to kill our soldiers. You're giving $500 million to Zimbabwe, the most anti-American African country there is. You look at China. We're giving China money for the environment. Are you kidding? We shouldn't be giving them a single penny. Belarus, who's holding hands with Russia in this war against Ukraine. And then you've got communist Cuba. We're giving them money, and we have designated them a state sponsor of terrorism. When I am president, we will no longer give foreign aid to our enemies. We will stop that. We'll start being smart, and we'll start being strong again.